हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एजुटेरिया। ये जो प्रैक्टिस सेट बुक है बिहार दरोगा के लिए 2023 जो पीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम 1 है और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिनमें से हम आज सेट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसे करके मैं डेली आपको एक एक सेट करवाऊंगी और आपके 15 सेट फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद इसका वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, तो मैं वो भी आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेट 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, 4 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। इसको आपको नोटिस करना है, केवल चावल की खेती करते थे। अब आपको बताना है इन चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों को तो पालते थे, पर घोड़ों का कोई साक्ष्य वहां पर नहीं मिला हुआ है। और ऑप्शन डी है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। ऐसा नहीं है, वो चावल के अलावा भी और भी खेती करते थे, जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा आदि की खेती भी करते थे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। ऑप्शन ए है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन बी है, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी है, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपका कथन सही होगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों में दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। आपको बताना है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन धर्म जो जैन संस्थान होते थे उनको दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है ब्रह्मदेय। ऑप्शन बी है पलिच्छांदम। ऑप्शन सी है साला भोग। ऑप्शन सी है वेल्लन बगाई। आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन बी, पलिच्छांदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें और भी ऑप्शन जो दिए हुए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय कौन सी भूमि होती थी, ये आपको बताना है। ब्रह्मदेय ऐसी भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और ऑप्शन बी तो पढ़ ही लिया आपने, जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी, पलिच्छांदम हो गई। ऑप्शन सी है साला भोग। साला भोग ऐसी भूमि होती थी जो स्कूल और विद्यालयों को दी जाती थी। और ऑप्शन डी है वेल्लन बगाई। वेल्लन बगाई फ्रेंड्स ऐसी भूमि होती थी जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं होते थे उन्हें दी जाने वाली भूमि को वेल्लन बगाई कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। एक क्वेश्चन तो पहले आपका यही तैयार हो गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। अब ये बताना है कि यह कौन सी भाषा में लिखी गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? आपको बताना है किस शासन के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, रुपया, ये बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आपको बताना है मुगल और मराठे आपस में जब युद्ध कर रहे थे तो किसके शासनकाल में ये द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी, औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? आपको अपना सही आंसर मार्क करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। आपको बताना है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हड़प की नीति चल रही थी, विलय की जो नीति चल रही थी उसके चलते अलग अलग राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। तो आपको बताना है कि अवध का विलय कब किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1856 में। 1856 में फ्रेंड्स अवध का विलय किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ तैयार हो जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध में हुआ जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। आपको बताना है फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले द्वारा हुई थी और 1873 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सरकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। ये इस डैश में आपको भरना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा मूल कर्तव्य कौन सी समिति के सुझाव पे शामिल किए गए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आप कुल मिला के क्वेश्चन का ये मतलब है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो ये किसके पास इसकी पावर होती है, कौन घोषित कर सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका जिक्र संविधान में हो, और जिसका जिक्र संविधान में नहीं है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग, आप लोगों को पता है संविधान में इसकी बात की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात की गई है। वित्त आयोग 280 में है, इसकी बात भी की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है, पर नीति आयोग का जिक्र संविधान में नहीं है, तो यह एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। आपको बताना है कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बेसिकली आपको ये बताना है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241। फ्रेंड्स बाकी के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। ये आप क्वेश्चन समझिएगा कि अनुच्छेद 241 इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। 214 और 241, 41 को उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे 14, या फिर 14 को उल्टा कर दिया गया है 41, एक ही बात है। चलिए अनुच्छेद 231 में बात की गई है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। ऐसा होता है ना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, तो वो 231 में बताया गया है, अनुच्छेद 231 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में कौन से मामले आते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। आपको पता है फ्रेंड्स, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आप सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, तो ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल की बात हो रही है। एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? आपको बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश नहीं आता है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है कंबोडिया। और आपको बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश इनमें से नहीं आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। कंबोडिया है जो वो नहीं आता है, बाकी ये तीनों देश थाईलैंड, लाओस और म्यांमार आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नहीं पूछ रहा है कि आप 9 जनवरी सोच रहे होंगे। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो रही है जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है।
और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? आपको ये बताना है कि लोसूंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर यह त्योहार लोकप्रिय है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है योनेक्स कप जो कि एक ट्रॉफी है, ये किस खेल से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपका ऑप्शन ए है, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। इकोसिस्टम की परिभाषा बतानी है, आप ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। ऑप्शन ए, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। ऑप्शन बी है, किसी स्थान का आजीवीय घटक। ऑप्शन सी है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। ऑप्शन डी है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। और यही ऑप्शन आपका सही भी हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? कितने प्रतिशत होने चाहिए ये पूछ रहा है, कितने प्रतिशत हैं ये नहीं पूछ रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33.33%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक मदद हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और इनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। पहला ऑप्शन है सिमलीपाल। सिमलीपाल को फ्रेंड्स मिलाना है आपको 1994 से, तो ये तो सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। ऑप्शन बी है कंचनजंगा। कंचनजंगा 2002 नहीं बल्कि 2000 में ये इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपका सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी, नौकरेक 1988 और पन्ना 2011। आप ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। और फिर कंचनजंगा कहाँ पे होगा? सिक्किम में। नौकरेक मेघालय में पड़ता है और पन्ना मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट आपको बताना है। करंट अफेयर्स का भी एक तरह से क्वेश्चन हो गया और आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने सबसे पहले देश में क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णयों का प्रकाशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? श्वास ऐप कौन सी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा फ्रेंड्स श्वास ऐप जारी किया गया है। ऐप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? संगम नौसेना अभ्यास, पहले तो ये आपको याद रखना है कि संगम अभ्यास नौसेना का अभ्यास है और फिर ये याद रखना है कि भारत और किस देश के साथ इसे आयोजित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी, अमेरिका। अमेरिका के साथ ये आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला
187वां देश कौन सा है? 187 इसमें मेंबर हो गए हैं और आपको 187वां देश ही बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा टोंगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? फिजी में किया गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो पहले तो यही याद रखें कि फिजी में हुआ है ये सम्मेलन। अब इसमें आपको बताना है भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका प्रतिनिधित्व किया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, उन्होंने किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तुर्की में अभी आपको पता है कि भूकंप आया, तो उसके लिए भारत सरकार ने उनकी मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। बहुत इजी है इसे याद रखना कि हमने ऐसे दोस्ती निभाई और उन्हें मदद पहुंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात कर रहा है और इसमें पूछ रहा है कि प्रथम स्थान पर कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। फ्रेंड्स, अमेरिका पहले स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में, जबकि इसमें भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 4th नंबर पे है, चौथा स्थान भारत का आया है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बात की जा रही है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 6.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आप सभी को ये पता होगा मेरे ख्याल से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022, फ्रेंड्स 2022 का डाटा है ये, और 2022 का इसलिए है क्योंकि 2023 में अभी ये आया नहीं होगा, इस वजह से 2022 का ही इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? बताना है आपको अंशु किस खेल से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं कि आपको नाम दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती, ऑप्शन बी, सुश्री अंशु कुश्ती से संबंधित हैं और इन्हें 2022 का अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ग्रैमी पुरस्कार आपको पता है कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा हैरी आउस, ऑप्शन बी, हैरी आउस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम दिया हुआ है विक्ट्री सिटी और आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी के लेखक हैं सलमान रुश्दी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवाइज करें, ऐसे विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, ऐसे 2-3 बार आप बोल रहे हैं तो फिर आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस 2023 जो गया है अभी, तो इसकी थीम आपको बतानी है क्या थी। आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस की थीम है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ पर स्थापित किया गया है, कौन से राज्य में, ये आपको बताना है। तो चलिए मार्क कर लीजिए आप अपना क्वेश्चन, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ।
मार्क कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो कि 70 फुट ऊंची है, तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी? क्योंकि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से थे तो ये वहीं पे बनी हुई है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई है और डाटा है 2022 का। तो इसमें बताना है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है 2022 के हिसाब से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। आप सबने सोच भी लिया होगा दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये याद रखना है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इजी क्वेश्चन है। राज्य दिए गए हैं और राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की बात की गई है। तो चलिए मिला लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है मेघालय। मेघालय फागू चौहान, ये भी आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है झारखंड। झारखंड सीपी राधा कृष्णन, सही सुमेलित है। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र गणेश लाल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन चुके हैं रमेश बैस, और बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसमें आप बिहार का भी याद रखिए, बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र बी आर्लेकर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तुलसी राम बलराम, अच्छा नाम है। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है, सॉरी किस खेल से है नहीं, किस क्षेत्र से इनका संबंध है। तो मैंने पहले ही रिवील कर दिया है इसका आंसर, क्योंकि ये खेल से संबंधित है तो मेरे मुंह से निकल गया। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल। फ्रेंड्स आप लोगों को पता भी होगा तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल से है, फुटबॉल से, और 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान है फुटबॉल में। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आधे पे पहुंच चुके हैं हम। 100 क्वेश्चन में से 50 में आ गए हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीता वर्मा। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष संगीता वर्मा जी बनी हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 2003 में की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म यानी धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन पूछा जा रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपको बताना है हाल ही में मनाया गया है क्या, दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है, और ये कौन सी जयंती थी? 52 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है ये जयंती थी 200वीं, यानी 200वां जयंती इनका मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ में है, कहाँ पर है, तो हुबली में है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको बताना है, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल, पौडेल है, रामचंद्र पौडेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है।
हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022, फ्रेंड्स याद रखना है 2022 का डेटा है, 23 का नहीं। 23 में दिया नहीं गया होगा अभी, इसीलिए 2022 का डेटा दिया गया है इसमें। तो 2022 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी हैं? आपको बताना है फ्रेंड्स, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी हैं? इनका नाम बताना है महिला ड्राइवर का, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, रबी फसल की बुआई की जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है रबी फसल की बुआई कौन से महीने में या कौन से महीने के बीच में की जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी अक्टूबर और नवंबर तक रबी की फसल की बुआई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है, और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? फ्रेंड्स आपको पता है म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और उत्तर पूर्व के कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार से लगती है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिकतम सीमा, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है? किस मानसून के कारण होता है, ये आपको बताना है। लौटते हुए मानसून के कारण, या अरब मानसून के कारण, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी भारत के मैदानों में, या उत्तर भारत में, या उत्तर पश्चिम में जो बारिश होती है सर्दियों में, वो किसके कारण होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से किस पोर्ट को जाना जाता है, यानी किस बंदरगाह को जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस को, यानी सेंटोस बंदरगाह है जो, उसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। कौन से द्वीपों का, कैसे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको बताना है कि कैसे द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल द्वारा निर्मित है, सुनामी द्वारा निर्मित है, या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाल द्वारा निर्मित। प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों से ये लक्षद्वीप बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा एक नदी का नाम है, और आपको बताना है कि यह किस नदी की, यानी किस बड़ी नदी की ये सहायक नदी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब। चिनाब नदी की सहायक नदी है दूध गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा।
तो चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। न्यूटन एसआई मात्रक होगा किसका? भार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साइंस से कुछ क्वेश्चन है इसमें। तो ये पूछ रहा है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसके द्रव्यमान के जो गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से जब दो कणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ठीक है, दूरी बढ़ रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा है। बढ़ना और कम होना दो अपोजिट चीजें हो गई ना, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कैसे कार्य करते हैं आपको ये बताना है। तो उत्क्षेप बल और भार दोनों जो हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए है आयाम, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य और ऑप्शन डी है माध्यम। तो आपको बताना है कि तरंग की विशेषता इनमें से क्या नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं होती है, जबकि तरंग दैर्ध्य, आयाम और आवृत्ति तरंग की विशेषताएं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? फ्रेंड्स, आपको पता है ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। याद है का मतलब यदि आप इसका डिफरेंस समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऑप्शन ए है दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन और ऑप्शन सी है रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी है चीनी का पानी में घुलना। अब आपको ये बताना है इनमें से रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तित होना। फ्रेंड, दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य जो शेष 3 बचे हुए हैं ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है तो फिर हम वापस उसको वैसा नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें दूध का दही में परिवर्तन होना, तो दूध अगर एक बार दही बन जाएगा तो फिर हम दही से दूध को नहीं बना सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि जब एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो जाता है तो हम वापस से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, अगर बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाता है तो हम फिर से पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना, चीनी पानी में घुल जाती है, घोल बन जाता है, हम उसे जलाकर पकाकर फिर से चीनी बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखना आप, इसे आप कभी भूलोगे नहीं। रासायनिक परिवर्तन एक बार परिवर्तित हो जाएगा तो वापस हम सेम चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि हम सेम चीज़ दोबारा से पा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 होगा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया है, उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सामान्य तापमान, तापमान सामान्य होगा उसमें भी द्रव अवस्था में होता है, ऐसा कौन सा तत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम। गैलियम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 6। किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण का होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण का कैसा, मतलब वह कैसा लवण होता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह एक सशक्त एसिड है और कमजोर बेस का लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? 80 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स 80% आपने क्वेश्चन यानी 80% पेपर आपने सॉल्व कर लिया है, 20% आपका बचा हुआ है। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। चलिए 20 क्वेश्चन ही केवल बचे हुए हैं और हम जल्दी से इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप बताना अगला सेट जो मैं लेके आऊँ उसमें आप चारों ऑप्शन का डिटेल्स चाहते हैं या फिर जैसे मैंने आज जल्दी से बताया है ऐसे ही बता दूं। मैं चारों ऑप्शन का डिटेल्स भी आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखोगे नहीं और बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने केवल आंसर बताने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा अगर आपको डिटेल्स चाहिए चारों ऑप्शन का तो मैं डिटेल्स भी बता दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? आपको बताना है अधातुओं का व्यापक उपयोग जो होता है वो किसमें होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताना है फ्रेंड्स आपको। आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ऑप्शन डी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है,
हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा रक्त। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? वसा का संचयक जो करता है वह ऊतक कौन सा होता है हमारे शरीर में? 85 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सही आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक, ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा विभेदन, ऑप्शन डी विभेदन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। आपको बताना है पादप जो होते हैं उनमें सबसे प्रचुर मात्रा में जो उपस्थित तत्व होता है वह कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किसने योगदान दिया है? उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक जानते होंगे आप लोग, आपको बताना है कि किस संघ से संबंधित है। 89 नंबर का क्वेश्चन आपका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीलिडा। एनीलिडा। जोंक एनीलिडा संघ का जंतु है। आपको फ्रेंड्स पता है जोंक एक उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है, ठीक है। इसका शरीर जो होता है वो लंबा, चपटा और कई खंडों में जो होता है विभक्त होता है, कई खंडों में बटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से चारों ऑप्शन में से विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। कौन सा है ये नहीं, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक। ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी तीनों चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु यानी वायरस जनित रोग होते हैं। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्रेंड्स आगे कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 96 नंबर से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप से बैठ के इन्हें लगाइएगा और मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बाद में आप आंसर मिला लीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन को अपने आप से लगाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपको मैथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहले आप खुद से लगाइएगा, फिर देखिएगा आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 97 नंबर का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 98 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप लगा के देखिएगा और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 98 नंबर का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 99 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है जो, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आप इसको भी मिला लीजिएगा। आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही 15 सेट आपको करवाने वाली हूँ और उसके बाद इसका वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, तो मैं वो भी बहुत जल्द करवा दूँगी। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और कोई भी गलती हुई हो या कोई सुधार के लिए आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।